यहाँ तक कि कॉलेज में भी बातें लोग बनाने लगे हैं कि इनका भी चरित्र अच्छा नहीं है, तो वो 3 महीने की कॉलेज से छुट्टी ले लेते हैं। हालांकि प्रेमा के कहने की वजह से वो कमला प्रसाद के बारे में किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि प्रेमा उनके भाई के बारे में कितनी बदनामी करते, उनके घरी के बारे में कितनी समाज में बदनामी करते, लेकिन लोग वहां तक भी नहीं रुकते और इसीलिए दाननाथ अब कुछ समय के लिए बाहर चले जाना चाहते हैं, क्योंकि समाज में बहुत बहुत तरीके की बातें हो रही हैं। लोग खुली तरीके से कमला प्रसाद और दाननाथ को गिरी गिरी बातें बोल रहे हैं, जबकि दाननाथ गिरे हुए व्यक्ति नहीं थे। हाँ, वो कमला प्रसाद के बहकावे में आ गए थे, साथ साथ वो अमृत राय से जलने लगे थे प्रेमा के कारण, जो कि कहानी मैंने पहले बताई। समाज में इतनी बदनामी के कारण दाननाथ का अब घर से बाहर जाना भी दुश्वार हो गया होता है और साथ ही साथ कमला प्रसाद भी घर से बाहर नहीं जाते। खैर, कमला प्रसाद की पत्नी सुमित्रा एक दिन प्रेमा से मिलने जाती है और वो कहती है कि पूर्णा का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। इस घटना के बाद कमला प्रसाद कहीं बाहर नहीं जा सकते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए सुमित्रा और कमला प्रसाद के बीच प्रेम बढ़ा है। दोनों साथ रहने लगे हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो इस पर प्रेमा खुश होती है कि सुमित्रा की जिंदगी सही चलने लगी है। दूसरी तरफ दाननाथ को उसी दिन एक पत्र मिलता है और पत्र अमृत राय का होता है। अमृत राय का वो पत्र पढ़ के प्रेमा और दाननाथ काफी खुश होते हैं। अमृत राय ने उस पत्र में लिखा होता है कि आप आइए, आप हमारे मित्र हैं, भले से हमारे विचार अलग अलग थे, लेकिन हमारी मित्रता में उसमें खोट नहीं होना चाहिए। और दाननाथ ये बात देख के बहुत खुश होता है। प्रेमा तो जानती ही थी कि अमृत राय बहुत विवेकशील व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए वो उतनी ज्यादा चकित नहीं होती है, लेकिन दाननाथ चकित होते हैं। दाननाथ ने खुलकर अमृत राय का विरोध किया था, जबकि वो जानते थे कि उनके विचार भी अच्छे हैं। यहाँ तक कि इतने दिन से वो अमृत राय से मिले भी नहीं इस विरोध के कारण और उनसे जलने भी लगे थे। लेकिन अब उनकी आंखें खुलती हैं और वो प्रेमा से कहते हैं कि अब वो जा रहे हैं अपने मृत्यु के पास। और अमृत राय मिलते हैं, दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। दाननाथ काफी दुखी होते हैं कि उन्होंने अमृत राय के साथ गलत किया, पर अमृत राय समझते हैं। वो कहते हैं शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ये करता। वो उसे अपने वनिता भवन की भी सैर कराने लेके जाते हैं। वनिता भवन वही है जिनमें विधवाओं, बेसहाराओं को सहारा मिलता है और इसके लिए अमृत राय काफी मेहनत करते हैं, अलग अलग जगह चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी भी पूंजी लगा दिए होते हैं। अब अमृत राय दाननाथ को पूरा वनिता भवन दिखाते हैं। उसमें महिलाएं कैसे स्वावलंबी बन रही हैं, कैसे चित्रकला के जरिए, सिलाई बुनाई कढ़ाई के जरिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही हैं और वहां पे साथ ही साथ उसका व्यापार भी हो रहा है। उन कपड़ों को, उनकी चित्रकला को, उनकी अलग अलग चीजों को वहां बेचा भी जाता है, जिससे तकरीबन उस समय एक दिन में 100 रुपए मिल जाते थे और उससे उन महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए अच्छा अवसर मिला है। साथ ही साथ वो वहां उसे पूर्णा से भी मिलाते हैं और पूर्णा बात में ये बात भी कहती है कि वो प्रेमा से मिलना चाहती है। तो दाननाथ कहते हैं जरूर प्रेमा से वो उन्हें मिलाएंगे कुछ समय बाद। दोनों मित्र वहां से बाहर निकलते हैं और गंगा जी के किनारे बैठते हैं। वहां पे जहां से कहानी शुरुआत होती है वही प्रश्न दाननाथ अमृत राय से पूछते हैं। दाननाथ कहते हैं कि भैया तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि तुम किसी विधवा से विवाह करोगे, लेकिन तुमने तो विवाह नहीं किया अभी तक किसी विधवा से, क्या अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे? तो वो वनिता भवन की तरफ इशारा करके बताते हैं कि यही तो है, इसी तो मैंने विवाह कर लिया है। मतलब वनिता भवन और समाज की सेवा करना ही उन्होंने अपना विवाह मान लिया है। तो और वो ये भी कहते हैं कि प्रेमा इस बात को पहले से ही समझ गई होगी, मेरी इस बात को, और इसी तरह ये कहानी का अंत हो जाता है। प्रतिज्ञा उपन्यास से प्रेमचंद उस समय की विधवा समस्याओं पर दृष्टि डालते हैं। कहानी आजादी के पहले की है, लगभग हम समझ सकते हैं कि 1930-20 के आसपास की कहानी है। उस समय हमारे समाज में विधवा विवाह बहुत बड़ी समस्या थी।
उस समय किसी विधवा का विवाह किसी वापस विवाह नहीं हो सकता था। अगर कोई स्त्री एक बार उसका पति मर जाए, चाहे वो 1 महीने में ही मर जाए शादी के बाद, चाहे 10 साल में मर जाए, चाहे 1 साल में मर जाए, उसका पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। तथा कहीं कहीं तो सती प्रथा थी, पति के मृत्यु के बाद उसे जिंदा जला दिया जाता था। तो इस समस्या पर उन्होंने दृष्टि डाली है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि विधवाओं को या महिलाओं को भी अगर ठीक से जीना है तो उन्हें स्वावलंबी बनना पड़ेगा। किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे तो अवश्य चाहिए होंगे। अब यहाँ पर वो विधवा आश्रम या वनिता भवन जो दिखाते हैं अंत में, उससे यही सीख मिलती है कि अगर ये विधवा भवन या वनिता भवन रहेंगे, उससे क्या करेंगे, महिलाएं वहां कुछ ना कुछ काम करेंगी और उससे कुछ ना कुछ उत्पादन होगा, कुछ ना कुछ व्यापार होगा और उससे वो स्वावलंबी बनेंगी, 4 पैसे कमाएंगी, अपने पास रखेंगी और अपना जीवन यापन कर सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज अपने इस लघु उपन्यास द्वारा प्रेमचंद बताना चाहते हैं। साथ ही साथ इस उपन्यास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे वो दहेज प्रथा के बारे में भी एक अच्छी लाइन लिखते हैं और त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है, ये भी समझाते हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास में 4 मुख्य पुरुष कैरेक्टर हैं, बद्री प्रसाद, अमृत राय, दाननाथ, कमला प्रसाद। और ये चारों अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। जैसे बद्री प्रसाद, वो पुरानी रीति रिवाजों को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ अमृत राय भी सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ रीतियों को, सारी रीति रिवाज नहीं, कुछ कुछ रीतियां जो अच्छी नहीं है उसे वो निकालना चाहते हैं समाज से। तीसरी तरफ दाननाथ हैं, जो जानते तो सब हैं, लेकिन जलन बहकावे में आके गलत फैसला कर रहे हैं। और कमला प्रसाद का कैरेक्टर एक आइडियल धूर्त कैरेक्टर है। ऐसे ही कैरेक्टर आपको समाज में अक्सर ज्यादा मिलेंगे, जो कि अंदर से कुछ और बोलते हैं, बाहर से कुछ और बोलते हैं, किसी कमजोर की सहायता नहीं करेंगे उसको, जबकि मैनिपुलेट करके उसका फायदा उठाना चाहेंगे उसकी कमजोरी का। यही समाज के भूखे भेड़िए के रूप में उन्होंने कमला प्रसाद के कैरेक्टर को बताया है। दूसरी तरफ प्रेमा के कैरेक्टर से, महिलाओं में से प्रेमा के कैरेक्टर से वो बताना चाहते हैं कि वो पढ़ी लिखी महिला है, साथ ही साथ वो माँ बाप की बात भी मानती है, कुछ कुछ रीति रिवाजों को वो भी मानती है और कुछ कुछ को चेंज करना चाहती है। सुमित्रा के कैरेक्टर से वो बताना चाहती है कि जो गृहिणी होती है, जो विवाह करने के बाद महिलाओं की स्थिति हो गई है कि वो घर के अंदर है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, कैसे मतलब पति अगर उल्टा मिल जाए, पुल्टा मिल जाए तो वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकती है और ना अपने बारे में कुछ कर सकती है। तीसरी तरफ पूर्णा का कैरेक्टर, जो कि मुख्य कैरेक्टर है, जो कि विधवा का कैरेक्टर है, एक विधवा की क्या हालत हो जाती है समाज में, इसको दर्शाता है। तो हर एक कैरेक्टर, जो सब एक दूसरे से वैसे जुड़े हुए हैं हर एक कैरेक्टर, और इनकी जर्नी काफी मतलब इम्पोर्टेंट जर्नी है। आपको इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने मिलता है। साथ ही साथ उपन्यास की लिखावट इतनी बेहतरीन है कि एक एक लाइन आप पढ़ेंगे और मतलब ये मंत्र मुक्त कर देता है उपन्यास, और ये बताता है कि प्रेमचंद जी कितने महान व्यक्तित्व के इंसान थे। उनका कंट्रीब्यूशन जो भारतीय साहित्य के प्रति है वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इतना ग्रेट व्यक्ति और इतना अच्छी तरीके से कोई कैसे लिख सकता है, बहुत चौंकाने वाला लगता है और आप इसके मुरीद हो जाएंगे। मेरे हिसाब से प्रतिज्ञा उपन्यास का नाम सबने बहुत कम सुना होगा। आपने गोदान का नाम सुना होगा, करम भूमि, रंग भूमि का नाम सुना होगा, उनकी कहानियों में से कफन में जितनी कहानियां वो सब देखी होंगी, लेकिन प्रतिज्ञा काफी कम सुना होगा। लेकिन ये उपन्यास बहुत अच्छा उपन्यास है और ये लघु उपन्यास है, बहुत बड़ा उपन्यास नहीं है। इसका पेजेस लगभग 130 के अंदर ही है, 130 पेजों के अंदर ही ये उपन्यास है और ये काफी अच्छा उपन्यास है और आपको जरूर इसे पढ़ना चाहिए।